देखो, ब्रिटिश आर्थिक नीति में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र के बारे में। ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है। अंग्रेजों ने कृषि के प्रति क्या नीति अपनाई, किसानों के प्रति क्या नीति अपनाई, इस चीज को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही होगा। और इसमें हमें पढ़ना है दो टॉपिक। पहला, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति। लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इन्होंने जब ये पूरे हिंदुस्तान को जीता तो इन्होंने हिंदुस्तान के किसानों से कैसे राजस्व वसूली की। ठीक है। इसमें भी तीन सिस्टम है जिसमें हम बात करेंगे। यहीं से हमारे टॉपिक की शुरुआत होगी। एक जमींदारी बंदोबस्त है, और एक रैयतवारी बंदोबस्त है, एक महालवारी बंदोबस्त है। और यहाँ पे एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम, कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 2017 में एक सवाल भी आया है इस पे। ठीक है। इस पूरा टॉपिक हम पढ़ाएंगे इस पे, कृषि के वाणिज्यीकरण के बारे में। तो साथ साथ इम्पैक्ट वगैरह की भी चर्चा होंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। एक पूरा टॉपिक अपने आप में एक बड़ा होगा। पीटी मेंस में ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस, ये ध्यान रखिएगा आप। एक एग्रीकल्चर पढ़ेंगे हम। दूसरा, उद्योग की चर्चा करेंगे। उद्योग में दो अलग अलग, एक पढ़ना है हमें उद्योगों का पतन। अक्सर हम कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय उद्योग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, अंग्रेजों ने बहुत लूटा हमें। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे उद्योगों का पतन, डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री। और एक हमें पढ़ना है आधुनिक उद्योगों का विकास। ठीक है। इसमें कुछ नेहरू जी की नीति होगी। 91 तक लगभग एक जैसी नीति, फिर 91 के बाद उदारीकरण का दौर आया। भारत में औद्योगिकरण के मोटे तौर पर तीन फेज हैं। अंग्रेजों के समय, फिर नेहरू से लेकर 91 तक, और नेहरू के बाद जो है 2025 तक। ये एक अलग खंड है इसका। हम 1947 तक डेवलपमेंट को देखेंगे, कैसे पतन हुआ और आधुनिक उद्योगों का कैसे विकास हुआ ब्रिटिश काल में। ठीक है। तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ये जो रेलवे हैं, पक्की सड़कें हैं, ये सब अंग्रेजों की देन है। ठीक है। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करेंगे। परिवहन में हम विस्तार से चर्चा करेंगे रेलवे की। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे। प्रत्येक टॉपिक का जो एंड होगा, जो भी आप पढ़ोगे उसका एंड होगा कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा। किताब भी आप पढ़ोगे तो यही मिलेगा आपको। तो अलग से हम एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। छोटा ही टॉपिक है, लेकिन हम इसका अध्ययन करेंगे, धन का दोहन। इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम इतना पढ़ने के बाद हमें पता चल जाए कि कैसे लूटा, उसी को अरेंज कर लेंगे हम। और फिर लास्ट में फिर हम एक चर्चा करेंगे, ब्रिटिश ओवरऑल आर्थिक नीति। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे हम कहते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री के सेंस में हम कहते हैं कृषि, व्यापार, उद्योग, परिवहन, बैंकिंग। अब आज सर्विस सेक्टर की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। तो जैसे हम कहेंगे ना कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ओवरऑल, शुरुआत भी यहीं से करेंगे और एंड भी यहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी तक जो इस पे सवाल पूछा गया है, दो सवाल पूछे गए हैं जीएस में। 13 से लेकर के 13 का जो ट्रेंड बता रहा हूँ, 2000 से पहले भी ये सिलेबस में था, उससे पहले भी यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। 2000 से 2012 तक इससे सवाल नहीं पूछे गए हैं। 92 में सिलेबस चेंज हुआ, 2012 में चेंज हुआ, 2008 में चेंज हुआ था, 10 में चेंज हुआ, 13 में चेंज हुआ।
ठीक है, तो उस बीच में ये गायब दिखेगा आपको, उससे पहले दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आर्थिक नीति की बात करेंगे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं अब आगे। इसके लिए आपको रीडिंग में जैसे जो हमारा हम प्रोवाइड करते हैं आपको नोट्स वगैरह, और किताब में चैप्टर नंबर 3 का आखिरी का 4-5 पेज, ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट, बिपिन चंद्रा वाली किताब, ध्यान रहेगा सभी को। उससे अच्छा इकोनॉमिक एनालिसिस किताब के रूप में नहीं मिलेगा आपको, किसी भी सोर्स में नहीं मिलेगा। तो उस किताब की बस सीमा है कि आज़ादी की लड़ाई को उन्होंने बहुत संक्षिप्त में बताया है। आज़ादी की लड़ाई से पहले हर टॉपिक की जो है बहुत अच्छी उन्होंने पकड़ बनाई है, कि स्पेक्ट्रम किताब की जिसकी आप चर्चा करते हैं वो आज़ादी की लड़ाई को बहुत विस्तार से बताया है, इसलिए उसका महत्व ज़्यादा लोग देते हैं। उससे पहले की घटनाओं को ठीक से नहीं बताया गया है उसमें। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अब बातचीत अपना। पानी वानी पानी वानी पीना हो किसी को तो पी लो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हमने आपको बता दिया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सोर्स भी हमने बता दिया आपको। अब पढ़ने से पहले एक जो व्यवहारिक आइडिया है, एक आइडिया के तौर पर ये मान के चलो कि ये पश्चिमी यूरोप का इलाका है और ये ब्रिटेन है। ठीक है, मान लो ये इंडिया का ये इलाका है। जैसे ब्रिटेन ने भारत को कंट्रोल किया है, वैसे ब्रिटेन ने अफ्रीका के बहुत सारे राज्य को कंट्रोल किया है। ठीक है, भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन था, 1757 से लेकर के 1947। बस 1757 में पूरा भारत नहीं था। बंगाल बिहार उड़ीसा पलासी की लड़ाई के बाद लगभग बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि लगभग 200 सालों तक इन्होंने हमें गुलाम बना रखा था। इन 200 वर्षों में ब्रिटेन की परिस्थितियां एक जैसी नहीं थी। अभी समझना है केवल आपको, भारत अंग्रेजों का उपनिवेश है, यानी भारत से अंग्रेजों को फायदा होना चाहिए, इसलिए वो भारत को जीतेंगे। ठीक है, जितना फायदा वो ले सकते हैं उतना लेंगे। तो अक्सर क्या होता है कि ब्रिटेन की परिस्थितियों से तय होता है कि भारत से अब कैसा फायदा लेना है, भारत को अब कैसे लूटना है। कई बार लूटने के लिए भी जरूरी है कि हमारे हाथ में पैसे हों। जैसे हमें वो बाजार बनाएंगे, लेकिन पॉकेट में पैसा छोड़ोगे तभी तो हम तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, नहीं छोड़ोगे तो बाजार कैसे बनेंगे, फिर सब लूट ही लोगे। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ता है। अंग्रेजों ने भारत का बाजार बना दिया। तो परिस्थितियां ब्रिटेन की मोटे तौर पर 3 बार बड़े लेवल पे चेंज हुई। जो पहला है 1757 से 1813, इसको ना फर्स्ट स्टेज कहते हैं हम, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता। इस समय अंग्रेजों का मेन गोल था व्यापार संतुलन अनुकूल बनाना। पॉइंट को ठीक से समझिएगा, इसी पे टॉपिक बहुत बेस होगा। व्यापार संतुलन अनुकूल बनाना। ब्रिटेन के अंदर जब भारत से व्यापार होता था तो 1757 से पहले अंग्रेज व्यापारी भारत से कपड़े और मसालों का व्यापार करते थे। कपड़ों और मसालों को खरीदा और बदले में सोना चांदी जो भी कीमत होती थी वो देते थे। तो जो बड़ी संख्या में सोना चांदी यूरोप से भारत आता था और खूब पैसा वो कमाते थे। ठीक है, खूब अर्न किया था हमने। तो ब्रिटेन में ये धारणा प्रचलित थी कि इसी तरह से यदि सोना चांदी भारत को देते रहें तो ये अच्छी बात नहीं है। ब्रिटेन ही नहीं, पूरे पश्चिम यूरोप में ये धारणा प्रचलित थी। इसको टेक्निकली पूंजीवाद की भाषा में मर्केंटिलिज्म, वाणिज्यवाद कहा जाता है। ठीक है, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन, हर देश की सरकार चाहती थी कि दुनिया में किसी से हम व्यापार करें, फायदा हम ही को हो। या तो भारत के लोग हमारी चीज़ों को खरीद लें कहीं से और हम बेचें, और ये कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं तो कब्जा करो और यहाँ के पैसे से यहाँ की चीज़ों को खरीदो। तो ऐसा नहीं है कि पलासी को उन्होंने पहला अटेम्प्ट लिया था भारत को जीतने का।
प्लासी से पहले भी उन्होंने अटेम्प्ट लिया था। 1686 में औरंगजेब के समय अटेम्प्ट लिया। औरंगजेब ने बताया कि अभी तैयारी तुम्हारी ठीक नहीं है, अभी और मेहनत करके आओ। औरंगजेब के पहले शाहजहां के समय जो है अटैक हुआ, उसका किताबों में जिक्र मिलेगा, आपको पढ़ोगे तो वहाँ के डायरेक्टर समझा रहे हैं यहाँ के डायरेक्टर कंपनी के अधिकारियों को, कुछ ऐसा करो कि जिससे कामधेनु हमारे हाथ में लग जाए, जिससे पैसा का प्रवाह बना रहे। शुरू से वो अवेयर है इस बात को लेकर के, हमें कंट्रोल करना है व्यापार संतुलन। उन्होंने अटेम्प्ट लिया लेकिन फायदा नहीं हुआ। अब परिस्थितियां अनुकूल थी, भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था, मुगल कमजोर हो चुके थे और हम आपस में खूब टकराने लगे। तो पहला अटेम्प्ट तो फ्रांसीसियों ने लेना शुरू किया, अंग्रेजों ने समझ लिया कि भाई ये अटेम्प्ट ले रहा है, तो अंग्रेजों ने भी अटेम्प्ट लिया और फ्रांसीसियों की प्रतियोगिता से हटाकर अंग्रेज खुद ही मैदान में आ गए। तो अब शुरू में अंग्रेजों का मेन लक्ष्य था कि जितना हमने जीत लिया जीत लिया, क्या करना है, शासन, बिना शासन के हमें पैसा मिल जाए। अंग्रेजों को ये मतलब नहीं कि शिक्षा का विकास हो रहा है कि नहीं, कानून बनने के लिए रेलवे आया कि नहीं, बस रेवेन्यू किसानों से हमें मिल जाए, उस पैसे से हम उत्पाद को खरीद लें, लड़ने का खर्चा निकल जाए, बात खत्म। तो वो प्रत्यक्ष जिम्मेवारी से बचते थे, अनुभव भी नहीं था, खर्चे भी बढ़ जाते, और उनकी जरूरत क्या थी, पैसे आ जाए तो उनकी बात बन जाएगी बिना कंट्रोल के। तो मेन गोल था उनका व्यापार संतुलन शुरुआती दौर में। तो पॉलिसी ही थी जहां तक संभव हो कंट्रोल से बचना है, जहां तक संभव हो, ऐसा नहीं कि कंट्रोल से बचना है। कंट्रोल से बचने के आर्थिक राजनीतिक दोनों कारण है, द्वैत शासन में मैंने आपको बताया है, याद है ना द्वैत शासन में, तो वही कारण और भी जगह लागू हो जाएगा कॉन्सेप्ट में। ठीक है, ब्रिटेन में धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ जब भारत को गुलाम बनाया जा रहा था, जीता जा रहा था। 1750 के आसपास औद्योगिकरण, मशीनीकरण जो है होना शुरू हो गया है। ब्रिटेन दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र है। ब्रिटेन विश्व का पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मशीनों से उत्पादन शुरू हुआ यहाँ पे। और संयोग कह लो या दुर्भाग्य कह लो, सौभाग्य कह लो, जिसके लिए अंग्रेजों को सबका अलग अलग सेंस होता है, यहाँ सबसे ज्यादा शुरुआती दौर में कपड़ों पर काम हुआ। ब्रिटेन में जितने भी मैनचेस्टर, लंकाशायर, लिवरपूल, जो भी शुरुआती शहर थे ब्रिटेन में, मैक्सिमम वहाँ कपड़ों के मशीन लगाए गए 1770 1780 में। अब क्या हुआ, मशीनों से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। जो आज के कपड़े हम पहनते हैं, क्वालिटी भी ठीक ठीक ही रहती है मशीनों की और कीमत भी थोड़ी कम हो जाती है। इससे पहले जो कपड़े बनते थे, भारत हो या ब्रिटेन, हाथ से बनाए जाते थे। ठीक है, अब वो बात बदल गई, दौर बदल गया। ब्रिटिश समाज में क्या हुआ कि भारत पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, अब धीरे धीरे वहां पे जो कारखाने के मालिक थे, वहां के सरकार पर दबाव बनाने लगे। कंपनी वाले भारत से व्यापार करते हैं और कपड़ा ला करके बेचते हैं, हम जो कपड़ा का उत्पादन कर रहे हैं उसका क्या होगा। ब्रिटेन में मशीनों से भी उत्पादन होता था, उसके बावजूद भारतीय कपड़ों की ब्रिटेन में डिमांड थी। कुछ पुराने शौकीन किस्म के लोग थे, भाई यही कपड़ा चाहिए, बंगाल का मलमल चाहिए, दक्षिण का ये चाहिए, जो भी उनका शौक था अपना। इस पे खूब चर्चा और टकराव हुआ ब्रिटेन के अंदर। फाइनली 1813 तक आते आते ब्रिटिश की सरकार वहां की उद्योगपतियों की बात मानने लगी। तो नियम बनाया गया कि भारत से व्यापार 13 के पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी अंग्रेजों के बिहाफ पे। फिर नियम बना कि नहीं, ब्रिटिश का कोई भी पब्लिक कर सकता है, केवल कंपनी नहीं। और भारत में जो ब्रिटिश वस्तुएं आएंगी उसमें कोई सीमा शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। हम गुलाम थे तो हमारी पॉलिसी उनके फायदे के हिसाब से बनेगी। अब मान लो उसका रेडीमेड गुड्स भारत में आएगा, तो हम कह रहे हैं वो लूटने आए हैं, तो कुछ तो पैसा वो हमारे पास छोड़ेंगे। तो हर कृषि नीति में बदलाव होगा, रेतवारी लेकर के आएंगे जिससे किसानों के पास कुछ पैसा रह जाए। शिक्षा की शुरुआत करेंगे वो, जिससे उनका थोड़ा बाजार का जो है विस्तार हो सके। प्रशासन में बदलाव करेंगे। भारत में अंग्रेजों की जितनी भी नीतियां होंगी उसमें बदलाव के तीन ही फेज होंगे। पहला, इस अवधि में जो भी कर रहे हैं अंग्रेज, उनका एक गोल है व्यापार संतुलन। मराठों से युद्ध क्यों किया, व्यापार संतुलन के लिए। मैसूर से क्यों किया, व्यापार संतुलन। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, ये परमानेंट कॉन्सेप्ट बन गया है आपका। अब संयोग से, अच्छा एक और गड़बड़ क्या था मामला, जैसे मान लो यहाँ पर ये अमेरिका है, ये 1783 में स्वतंत्र हो गया। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान को जीतना शुरू किया तो हिंदुस्तान का अपना उपयोगिता तो थी ही। हिंदुस्तान की तरह अमेरिका भी बहुत समृद्ध था उस समय संसाधन के मामले में, तो अंग्रेजों की पहली नज़र अमेरिका में होती थी। तो जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हुआ तब तक ये स्वतंत्र हो गया। तो अंग्रेजों को कच्चे माल बाजार के लिए पूरी पूरी ताकत उन्होंने अपनी भारत में झोंक दी। यदि ये भी गुलाम रह गया, अमेरिका रह गया होता तो बट जाते वो, कुछ इधर भी होता कुछ हमारा भी होता। ये निकल लिया 1783 में, अंग्रेजों ने पूरी ताकत हम पे झोंक दी। अब औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या हो गया कि अब उनको मान लो कपड़ा बनाना है, पूरी दुनिया को ब्रिटेन टोपी पहना रहा है। अपने लिए तो कपास उपजा ही नहीं सकता, पूरी दुनिया को टोपी पहना रहा है। टोपी पहनाना एक बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं। इसको कपास चाहिए, अमेरिका से मिल जाए, मिस्र से मिल जाए, सूडान से मिल जाए, भारत से मिल जाए, जहां से भी मिल जाए, ठीक है, कपास चाहिए उसको। कपड़ा को रंगना है तो केमिकल तो बहुत बार जर्मनी में ये सब बहुत तेजी से विस्तार हुआ, तो नील की जरूरत पड़ी। तो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से ऐसे थोड़ी करेंगे, नील किसानों से ऐसे उगाही होती थी। तो ऐसे करके आप देखोगे, ठीक है, तो चीजों वो बनाएंगे और भी कई सारी चीजें इसमें आएंगी। तो अब भारत की पॉलिसी बदल जाएगी 1813 से 13 के बाद सेकेंड फेज में। 1813 से 1860 मान लेते हैं। यहां भी मेन लक्ष्य क्या है, अंग्रेजों को फायदा होना चाहिए, घाटा ना हो। अब अंग्रेज क्या करेंगे, उनका मेन लक्ष्य क्या होगा, भारत को बाजार एवं कच्चे माल के स्रोत के रूप में परिवर्तित करना। भारत को बाजार बनाया जाए और कच्चे माल का स्रोत। अल्टीमेटली अंग्रेजों का गोल क्या है कि उनके फायदा होना चाहिए। यहां भी वो फायदे के लिए ही कर रहे, अब ज्यादा फायदा होगा उन्हें, इसके तुलना में ज्यादा फायदा होगा। तो 13 के बाद जो भी पॉलिसी बदलेगी भारत में, जैसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त, मारवाड़ी बंदोबस्त, शिक्षा आया, मिसलेनियों को धर्म प्रचार, प्रशासन में कुछ कुशलता आई, जो भी पढ़ोगे आज अंग्रेजों ने 13 से 60 के बीच में ये किया। तो आप ये रीजन बनाना कि जरूर उनका अपना कोई औद्योगिक फायदा करा होगा। ये अभी लेके चलो, पढ़ने के दौरान ये आता चला जाएगा। फिर क्या हुआ, 1860 तक आते आते केवल अंग्रेज ही नहीं है जो औद्योगिक राष्ट्र है, फ्रांस भी है, बेल्जियम भी है, हॉलैंड भी है। 1860 से 1900 के बीच में जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका भी है। अब तक दुनिया में अकेला ये था, खूब प्रोडक्ट बेच लेता था ये। अब दूसरे राष्ट्र भी, उनके भी प्रोडक्ट आने लगे। कई लोग कम कीमत पे भी रखते थे कि भाई अंग्रेजों की तुलना में हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। तो अंग्रेजों को नुकसान होने लगा, इनको लगा कि अब कैसे मुनाफा और कमाया जाए। अब यूरोप में भी इनका प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा नहीं बिक रहे हैं, भारत में भी जापान दूसरे देश के प्रोडक्ट आने लग गए हैं। तो अंग्रेजों ने 1860 के बाद भारत में निवेश करना शुरू किया बड़े पैमाने पर। हमसे पैसा ले गए, फिर हमारे यहाँ पैसा लगा रहे हैं कि और लूटा जाए भारत को। उद्योगों में पैसा लगाएंगे, जूट के कारखाने में, पेट्रोलियम में लगाएंगे, कोयला माइंस में लगाएंगे, चाय कॉफी के बागान में लगाएंगे, रेलवे में लगाएंगे, खूब पैसा लगाएंगे ताकि यहां पर सस्ता श्रम भी है, मिनरल भी है, बाजार भी है, ठीक है। तो आगे चल करके भारत में निवेशता की और अधिक मुनाफा। निवेश का ये मतलब नहीं कि भारत बाजार, बाजार तो रहेगा, भारत कच्चा माल वो ले जाएंगे। तीन मेजर चीज होंगे। तो 60 के बाद कोई भी नीति अंग्रेजों की आएगी। अब डलहौजी मोटे तौर पर इस फेज में था और लगभग इसके लास्ट में था। जब दूसरे देशों से प्रतियोगिता हुई तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर मंदी का प्रभाव था। डलहौजी को स्पेशली कहा गया था, निर्देश था। तो क्लाइव से लेकर डलहौजी तक ना सब वहां के निर्देश पर चलेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है ब्रिटिश पॉलिसी को पढ़ने के लिए, ठीक है। ये तीन बड़े बदलाव हैं, आप ध्यान रखिएगा। विश्व इतिहास में इसको पूंजीवाद का तीन चरण कहते हैं हम, वहां भी आपको पढ़ाया जाएगा कैपिटलिज्म को।
हम यहाँ इसको उपनिवेशवाद का तीन चरण कहते हैं, क्योंकि भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, गुलाम था। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखिएगा, आगे की सब पॉलिसी में हम इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, समझाने के लिए था ये, ध्यान रहेगा। शुरू में क्या चाहते थे वो? व्यापारिक फायदा। दूसरे बार में का बाजार कच्चे माल। तीसरे जो है बार में निवेश करके फायदा और अधिक फायदा। हर बार उनका जो है फायदा बढ़ता जाएगा, ये मेन है। इस अवधि में जो भी पॉलिसीज आएंगी, किताब जब आप पढ़ोगे तो उस पर लिखा रहता है कि परिराप की शुरुआत में, क्योंकि अंग्रेजों की आवश्यकता ये थी, इसलिए ये नीति अपनाई गई। ठीक है, तो इससे आपके आंसर को भी एक डायरेक्शन मिलेगा।